अमिताभ बच्चन आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए शुरू करता हूं। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों और सज्जनों, पिछले 20 सालों में इस मंच ने बहुत कुछ देखा, सुना, समझा और जाना। यहां पर हमें सीख और अनुभव दोनों मिले। सीख और अनुभव ये ऐसे खजाने हैं जो जिंदगी जीने के प्रेरक बन सकते हैं। इसीलिए हमने तय किया कि इस पूरे हफ्ते हम इस मंच से मिली सीख को आपके साथ बांटेंगे, ताकि कठिन समय और परिस्थितियों में ये आपको और हम सबको प्रेरित कर सकें, प्रोत्साहित कर सकें। तो आज मैं बात करना चाहूंगा आकलन की, असेसमेंट की। देवियों सज्जनों, खेल हो या जीवन, यदि हमारा आकलन सही नहीं है तो दोनों ही बिगड़ सकते हैं। अपनी क्षमता, योग्यता और साहस का सही आकलन करना बहुत जरूरी होता है। इसी से हमको सही निर्णय लेने में या सही रास्ता चुनने में मदद मिलती है। हमें जीत या हार का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। इस खेल में बहुत बार ऐसा हुआ है कि कई खिलाड़ियों ने हमारे आकलन के उलट कभी एक कैलकुलेटेड रिस्क ले लिया और ये उनके लिए फायदेमंद हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने आप का सही आकलन किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि सही वक्त पर सही आकलन जीवन संवार सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज इस नए हफ्ते के जो भी खिलाड़ी यहां आए हैं, मैं उन्हें यही कहूंगा कि अपनी योग्यता का, अपनी हद का सही आकलन कीजिए, क्योंकि ये मंच आपको अपनी योग्यता का भरपूर इनाम दे सकता है कि नहीं? ऑलराइट। तो हमारे नए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए चलिए इनका परिचय मैं आपके साथ करवा दूं और स्वागत भी करूंगा इनके साथ। तालियां बजते रहें देवियों सज्जनों। सबसे पहले स्वागत कीजिए स्वप्निल रमेश चव्हाण का। ये मुंबई महाराष्ट्र में एक एंटरप्रेन्योर हैं। फिर आती हैं रूना साहा, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक गारमेंट सेलर है। इसके बाद स्वागत कीजिए कोमल तुखड़िया का। ये जोधपुर राजस्थान में एक स्टूडेंट है। फिर मिलिए आशीष शर्मा से, ये सोलन हिमाचल प्रदेश में एक स्टूडेंट है। अगली खिलाड़ी राजलक्ष्मी, ये पटना से है, बिहार, एक जॉब एस्पिरेंट है। फिर आते हैं आकांक्षा पांडे, ये इंदौर मध्य प्रदेश में है और एक ये भी जॉब एस्पिरेंट है। और अंत में स्वागत कीजिए कुमार कृष्ण मोहन का। ये सिवान बिहार से एक मल्टीमीडिया डिजाइनर। देवियों सज्जनों, आपने देखा होगा कि आज हमारे पास केवल 7 कंटेस्टेंट्स हैं। दरअसल हमारे जो 8वें कंटेस्टेंट्स हैं उनके घर में एक इमरजेंसी आ गई, इसलिए उन्हें घर वापस जाना पड़ा। तो एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस अद्भुत खेल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। इसी के साथ कंटेस्टेंट्स आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन, भाई साहब कंप्यूटर स्क्रीन, हाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए, क्योंकि वहां आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व मानचित्र के अनुसार इन सभ्यताओं को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाएं, यानी जो सबसे पूर्व में थी उसे पहले रखें। स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट, अरेंज दीज एंशिएंट सिविलाइजेशंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एज दे वुड अपीयर ऑन अ वर्ल्ड मैप। ऑप्शंस रखने जा रहा हूं, ये रहे आपके सामने आपके ऑप्शंस। ए रोमन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी माया सभ्यता, डी चीन की सभ्यता। ए रोमन, बी इंडस वैली, सी मायन और डी चाइनीज। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले जो सभ्यता आई वो थी डी चीन की सभ्यता, जो चीन में है। फिर आती है बी सिंधु घाटी सभ्यता, भारत पाकिस्तान में। फिर आता है ए रोमन सभ्यता, यूरोप उत्तर अफ्रीका। फिर अंत में सी माया सभ्यता, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। डी बी ए सी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। केवल एक, कोमल तुकाड़िया।
ओहो, ये तो बहुत गजब हो गया। बार बार हमको उठना पड़ता है कंटेस्टेंट का आंसू पोंछने के लिए। ये वाह कोमल, वाइप योर आईज। sir. कोमल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, sir. यू आर द ओनली कंटेस्टेंट टू हैव गॉट द राइट आंसर। बाकी सब कंटेस्टेंट को इन्होंने हरा दिया। ओके कोमल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, sir. बहुत भावुक हो गई। आमतौर पर वहाँ जब कंटेस्टेंट चुन लिया जाता है तो या नाचते हैं या जोर से चिल्लाते हैं या कभी कभी कुर्सी पे भी नहीं कुर्सी पे मत खड़े होइएगा, और भागते हुए इधर आते हैं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये आपकी जो विजय आज हुई है ये आपके लिए बहुत मायने रखती है। बिग हैंड फॉर कोमल। देखो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं कोमल तुकड़िया जी। ये जोधपुर राजस्थान में एक स्टूडेंट हैं और जब ये जीत गई वहां से तो भावुक हो गई। और हम पहले पूछना चाहेंगे कि हालांकि पूछना नहीं चाहिए कोमल, लेकिन क्यों भावुक हो गई आप? सर आपको देख के खुशी अरे, के छोड़िए। आंसू। नहीं सर। हम जब अंदर आए थे तो तब तो आप नहीं भावुक हुई। नहीं सर, हॉट सीट पर आने की खुशी तो हाँ, अलग वो होती खुशी है। अलग बात है। कोमल, आप जोधपुर से हैं, कितना खूबसूरत शहर है। सर बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे जोधपुर से। जोधपुर वैसे तो मेरा जन्म गुजरात में हुआ है। अच्छा। लेकिन मैं जोधपुर में 15 साल से रहती हूँ, तो ऐसा कह सकते हैं कि मेरी परवरिश, मैं बड़ी वहीं हुई हूँ, तो जोधपुर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। कोई खास वजह कि आप गुजरात से जोधपुर आई? पापा के बिजनेस की वजह से। ओह अच्छा, तो कंपेनियन के रूप में आप अपने पिताश्री को लाए हैं। नमस्कार करता हूं भाई साहब। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वेजा भाई टुकड़िया है। वेजा भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में वेजा भाई। ऑलराइट, चलिए एक वीडियो देखते हैं आपके ऊपर जो हमारी टीम ने बनाया है, उसके बाद आपसे और चर्चा करेंगे और गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज ऑफ कोमल? मेरा नाम कोमल टुकड़िया है, मैं जोधपुर से हूँ। मेरी एज 20 साल है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा बहुत मस्तीखोर भाई रहता है। मैं बॉलीवुड की बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। एक्शन हो, ड्रामा हो, कॉमेडी हो, रोमांस हो, सारी मूवी देखना मुझे पसंद है। तो ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड मूवी जैसी मेरी लाइफ है। मैं जब 13 की थी तब मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। हमारे समाज में रिश्ते छोटे से ही आते रहते हैं। क्या है कि समाज में कोई अच्छे घर से रिश्ता आता है तो हमारे फैमिली वाले माता पिता भी बोलते हैं कि नहीं ये सही है, संस्कारी है। बाद में हमने भी सोचा कि ठीक है चलो कर लेते रिश्ता। मुझे नहीं लगता कि ये चीज होनी चाहिए। लड़कियों के ऊपर शादी का किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं होना चाहिए। वो लोग अगर पढ़ना चाहती है तो वो पढ़े। मुझे लगता है कि मुझे भी अभी शादी नहीं करनी चाहिए। मेरे जो दादा दादी है वो थोड़े पुरानी सोच वाले हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि शादी लड़कियों की जल्दी होनी चाहिए और वो अपने घर पे चली जाए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सोच बदलने की जरूरत है और मैं ये कर सकती हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, जितना जहां तक मुझसे हो पाएगा मैं बिल्कुल करूंगी। मेरे लिए भी लड़ूंगी और बाकी सारी लड़कियों के लिए भी लड़ूंगी। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ और मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ। केबीसी में आने का मकसद मेरा यही है कि सारे जो भी लोगों की ये छोटी सोच है या फिर ये सोच रखा है कि लड़कियां नहीं आगे बढ़ सकती, उनको पता चले कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है अगर आप उनको चांस दे। अरे सर, आपको मेरी वजह से बार बार उठना पड़ेगा। आप जैसी कंटेस्टेंट के लिए मैं बार बार नहीं 1000 बार उठने के लिए तैयार। अरे सर, देवियों सजनों, बड़ा कम होता है, बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब इतनी कम उम्र में
जैसे कोमल यहाँ विराजमान है, उनके ख्यालात, उनकी जो सोच है वो इतनी सही हो और इतनी कम उम्र में इन्होंने तय कर लिया है कि ये लड़ेंगी। कोमल, आप एक बहुत अच्छा उदाहरण बन जाएंगी उस सोच का, उस ख्याल का जो कहता है कि लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, एक चांस मिलनी चाहिए, तब वो जा करके दिखा सकती हैं। और ये बहुत ही सुंदर बात आपने अभी कही, उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। क्या बनना चाहेंगी आप कोमल बड़े होकर के? सर- बड़ी तो हो ही गई हैं आप। जिस तरह की आप बातें कर रही थी और जो आपके ख्यालात हैं वो बहुत ही ऊंचे दर्जे के हैं। सर न्यूज़ एंकर बनना चाहती हूँ मैं। न्यूज़ एंकर? जी सर। गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है कि 18 के बाद शादी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप 18 एज में ही शादी कर दें। ज़रूरी है कि लड़कियां पहले अपने पैरों पर खड़ी हो, जो वो करना चाहती है उसकी उन्हें पूरा अधिकार है सर। जितना लड़कों को है उतना लड़कियों को भी होना चाहिए। मुझे हालांकि मेरे पेरेंट्स ने उसी तरह से पाला है, लेकिन समाज में कुछ ऐसी बुराइयां आज भी है जिसे किसी न किसी को सामने लाना होगा। तो मुझे लगा मैं क्यों नहीं, और ये जो सारी बातें हैं वो एक न्यूज़ एंकर बनके मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं देश दुनिया तक पहुंचा सकूं, थोड़ी सी भी जागरूकता ला सकूं, तो बहुत खुशी होगी। ये कोमल, इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योर बातें आप कर रही हैं। आप बहुत उम्दा उदाहरण हैं और हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ख़ास तौर से जो छोटी बच्चियां हैं वो देख रही हैं। ये देखिए, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आपके सामने आज मौजूद है। कितने दिल खोल के इन्होंने बातें की हैं और जितनी बातें की हैं सब कहीं ना कहीं बहुत ही सटीक हैं, सत्य हैं और हर एक महिला के हृदय की बात जो है आज आपने की है। बहुत बहुत बधाई आपको। पिताजी, मैं जानता हूं कि समाज के बोझ में हम सबको रहना पड़ता है और ख़ास तौर से आपने कहा कि आपके घर में और आपके वातावरण में जो समाज है उसका एक बोझ होता है। क्या लगता है आपको कि इसे आप बदल नहीं सकते हैं? ज़रूर बदल सकते हैं, पर अभी तो मतलब मैंने कोमल को तो पूरा सपोर्ट किया, तो पढ़ाई पे ध्यान दे, आगे बढ़ती रहे और हम तेरे साथ हैं। और जो समाज में ये बन रहा है वो सही तो नहीं है, पर समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता है, वो कई बार बोलते हैं कि ये घर सही है, संस्कारी है, यहाँ कर दो। तो इस हिसाब से ये करना पड़ता है सर। जी, मैं इस बात को मानता हूँ कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी बातों को मानना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समय बदल गया है, समाज बदल गया है। यदि उनको समझा दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो परिवर्तन वो चाह रहे हैं या जो जहाँ वो एकदम निष्ठा से बैठे हुए हैं उसको बदलने का प्रयत्न किया जाए? ज़रूर ज़रूर हो सकता है। पूरी कोशिश करेंगे तो समाज भी बदल सकता है। जी। कभी ऐसा अवसर आया कोमल जब आप बाबूजी के माता पिता, अपने दादा दादी या नाना नानी के सामने आपने ये जो आपने अभी मेरे सामने व्यक्त किया है उनके सामने व्यक्त किया? हाँ सर, बहुत बार बताया है कि उन्हें खुद को भी ये पता है, लेकिन आई थिंक सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ये चीज़ जो मैंने वीडियो में बताई, छोटी एज में सारे लड़के और लड़कियों की हमारे समाज में सगाई हो जाती है, वर्बल कमिटमेंट एक हो जाता है। उनको यही डर था कि ठीक है चलो अभी हम नकार देते हैं इस चीज़ को, अभी हम पोस्टपोन कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे। लेकिन जब सब बच्चों की उसी एज में एंगेजमेंट हो रही है, तो अब जब इस एज में या फिर आज के बाद जब 24-25 की एज की हो जाऊंगी मैं, तब मुझे कौन मिलेगा? तब तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि सबकी छोटी एज में एंगेजमेंट हो चुकी है। तो इसी डर से कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये करना पड़ता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि समाज से ये चीज़ हटाई जाए। जल्दी सगाई करके कुछ नहीं मिलना सर। बहुत सारी लड़कियों को सर मैंने देखा है 18 की एज में उनकी शादी हो जाती है, संभाल नहीं पाती सर, एक नई फैमिली से नहीं जुड़ पाती। वो एकदम से उस पर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती है, वो फेस नहीं कर पाती। और
फिर ना चाहते हुए भी उसे ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो कोई नहीं उठाना चाहता। सुसाइड भी किए हैं सर 18 साल की लड़कियों ने। मैच्योरिटी नहीं होती 18 की एज में एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के एक नए परिवार में बसने जा रही है। वो इतनी मैच्योर नहीं होती मेरे हिसाब से कि वो एक नई फैमिली से जुड़ सके। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो उसे संभाल सके। एक सही एज होनी चाहिए इन सब के लिए, और मैं ये रोकना चाहती हूँ। मैं सारी लड़कियों, वो सारी लड़कियाँ जो कि नहीं बोल पाती, उनके लिए मैं खड़ी होना चाहती हूँ और बिल्कुल मैं उनकी तरफ से लड़ूंगी। सर मेरा बर्थडे भी 8 मार्च को आता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। वाह क्या बात है। तो मुझे लगता है कि भगवान का संकेत है ये कि तुम लड़कियों के लिए कुछ करो, और मैं ज़रूर करूँगी। बहुत बहुत बधाई आपको कोमल जी, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बहुत सारे आपके ख्यालात हैं, आपकी सोच है, और जितनी ज़ोर से आप उसको बोल रही हैं, आपके ये दिल की बात है। आपने ये ठान लिया है कि ऐसा ही मैं करके दिखाऊंगी। तो कोमल, आप कह रही थी कि एक डर रहता है कि जब आप 18 वर्षीय हो जाएंगी या उसके बाद जब आपका ब्याह होने का समय आएगा तो कोई बचेगा नहीं, या 24-25 साल के लोग हो जाएंगे। ऐसा मत सोचिए, ये गलत ख्याल है आपके। सर पता है, लेकिन आज के parents को ऐसा कार्यक्रम के लगता है। बाद आपके घर के बाहर लाइन लगने वाली है। बहुत बहुत बधाई। ओके कोमल, अब खेल की ओर ध्यान करते हैं, ठीक है? जल्दी से मैं आपको खेल के रूल समझाना चाहूंगा। कोमल, यहाँ पर 15 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न होगा 1000 रुपए का। बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। वहां पहुंचने के लिए आपको 2 पड़ाव पार करने पड़ेंगे। पहला पड़ाव आता है 5वें प्रश्न पर 10,000, और दूसरा पड़ाव आता है 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो सप्तकोटि द्वार है वो खुल जाता है 7 करोड़ रुपए का 16वां प्रश्न। 4 लाइफलाइन है आपके इस खेल के जीवन में। एक है वीडियो अ फ्रेंड 50-50, फिर है फ्लिप द क्वेश्चन, और अंत में है आस्क द एक्सपर्ट। उसके बारे में थोड़ी सी सूचना दे देता हूं। एक्सपर्ट के रूप में देवियों सज्जनों हमारे साथ मौजूद हैं डेक्सटेरिटी ग्लोबल के फाउंडर और सीईओ, जिनका नाम है शरद विवेक सागर। शरद जी एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और इनकी संस्था पिछले 12 वर्षों से शिक्षा और पब्लिक सर्विस में अपना सक्रिय योगदान दे रही है। फोर्ब्स ग्लोबल 30 अंडर 30 लिस्ट में इनका नाम शामिल है, और ये कई ख्यातियों से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि शरद जी, नमस्कार करता हूं आपको, और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कोमल को देखकर देश भर में हमारी जो हिंदुस्तान की बेटियां हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा होगा। सिर्फ अपने ज्ञान से ही नहीं, अपने आत्मविश्वास से भी इन्होंने एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत की भूमिका आज निभाई है कौन बनेगा करोड़पति के द्वारा। और यहाँ से निकलें तो ऐसे ही बोलकर लोगों का हौसला बढ़ाएं, और खुद भी न्यूज एंकर बनकर अच्छी जानकारी लोगों को सामने रखें, और पूरे भारत को एक मार्ग निर्देश करें, मार्गदर्शन करें। बहुत आगे जाएं इस गेम में भी और जीवन में भी। मेरी ये शुभकामना है कोमल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब कभी भी आप कहीं अटक जाएं, शरद जी हुए यहाँ पर, वो आपकी सहायक के रूप में उत्तर देंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कोमल, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुंह मीठा करना किस भाव को दर्शाता है? मुंह मीठा करना इज एन एक्सप्रेशन ऑफ शेयरिंग विच इमोशन। ऑप्शन सुनिए। ए हैप्पीनेस, बी सरप्राइज, सी फियर या डी सैडनेस। खुशी, आश्चर्य, डर या उदासी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए खुशी। खुशी। खुशी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी।
हैप्पीनेस पे आपने कहा है ताला लगाने को, और ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए। रेडी कोमल? यस। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत सरकार द्वारा जारी किया गया इनमें से कौन सा ऐप कोरोना संक्रमण से संबंधित जानकारी देकर लोगों को जागरूक करता है? Which of these apps released by the Indian government gives out information regarding coronavirus to increase awareness among the citizens? ऑप्शन सुनिए। ए उमंग, बी भीम, सी दर्पण या डी आरोग्य सेतु? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी आरोग्य सेतु। बहुत ही जागरूक तरीके से कोमल बोल रही है डी पर ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी लगा दीजिए, और आपका उत्तर बिल्कुल सही है कोमल, बधाई आपको। ये जो ऐप है, इस ऐप के जरिए संक्रमित लोगों की लोकेशन को ट्रैक किया जाता है, और साथ ही इस बात की भी जानकारी होती है या उन्हें मिलती है कि यूजर्स मरीज के संपर्क में हैं या नहीं है। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या गुजराती परिवार पर आधारित एक हिंदी धारावाहिक का नाम है जिसका शीर्षक चावल और दाल से बनने वाले एक व्यंजन से मेल खाता है? Which of these is a Hindi serial about a Gujarati family which shares its name with a dish made of rice and lentils? ऑप्शन ये रहे। ए फाफड़ा, बी खिचड़ी, सी ढोकला, डी पुलाव? सर प्लीज लॉक बी खिचड़ी। बी खिचड़ी पे ताला लगा दिया जाए? जी सर। बी पे ताला लगा दीजिए एकदम कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, एकदम सही उत्तर दिया। ओके कोमल जी आगे बढ़ते हैं। आ रहा है चौथा प्रश्न, इसका मूल्य है 5000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत, यानी जिसे फिर से नहीं बनाया जा सकता है? Which of these is a non-renewable source of energy? ऑप्शन सुनिए। ए सोलर पावर, बी हाइड्रो पावर, सी विंड पावर या डी नेचुरल गैस? सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस? हैं? इसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं आप। सर लाइफलाइन। इतनी जल्दी? शांत हो जाए, चल पड़ी जी। एक लाइफलाइन लेंगे कोमल जी, इसका उत्तर नहीं मालूम हमको। चारों जीवित हैं, कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? सर वीडियो अ फ्रेंड। वीडियो अ फ्रेंड, ऑलराइट, इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। कोमल आपने कुछ अपने मित्रों के नाम बोले थे, ये रहे उनकी सूची। केतन अंकल हैं, श्याम राठौड़ हैं, PNSY सर है, शैलेश अंकल है, सबके सब अंकल ही हैं यहाँ पर। किस अंकल से बात करना चाहेंगे? सर मैं PNSY सर से बात करना ओ चाहूँ। PNSY सर से, कौन है ये? सर मेरे कोटा के टीचर है। वैसे अच्छा। तो इनका बहुत बड़ा नाम है, तो इन्हें हम सब PNSY सर कहते हैं। ऑलराइट, ओके। PNSY सर को फोन लगाया जाए या वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें इनके पास सही उत्तर है या नहीं। PNSY सर, प्रणाम करता हूं आपको। मेरा नाम अमिताभ बच्चन है और मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं। अच्छा, नाम सुनते ही चले गए। मेरा फोन आ रहा है अभी, मेरा फोन आ रहा है केबीसी से। PNSY सर, इनका पूरा नाम क्या है? प्रदीप नारायण सिंह यादव। प्रदीप जी नमस्कार करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। अमिताभ जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको। हमसे आप कुछ नाराज हैं क्या? बताइए सर। हाँ जी, बिल्कुल नाराजगी नहीं सर, आपसे नाराज होके कहाँ जाएंगे सर, आपसे हम बहुत प्यार करते हैं। अभी हमने हाँ प्यार करते हैं आपसे। अभी हमने अपना परिचय दिया, आप दुकान छोड़कर भाग गए। जी नहीं प्रदीप जी सुनिए, सुनिए आपकी हाँ पत्नी, जी। पत्नी को आ गई यहाँ पीछे। अच्छा प्रदीप जी, कोमल तुकाड़िया जी हमारे सामने हॉट जी। सीट पर विराजमान है। जी एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं और आपसे उत्तर मांग रही जी हैं। जी 45 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जी
जैसे ही कोमल बोलना शुरू करेंगी, प्रश्न बोलना शुरू करेंगी, ये घड़ी चल पड़ेगी। जी, अगली आवाज है बिल्कुल। कोमल की। कोमल, आपका समय शुरू होता है अब। Which of these is a non-renewable source of energy? इनमें से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरणीय स्रोत यानी जिसे हम फिर से नहीं बनाया जा सकता? A. सोलर पावर, B. हाइड्रो पावर, C. विंड पावर, D. नेचुरल गैस। नेचुरल गैस। So are you sure? श्योर नेचुरल गैस। गैर नवीनीकरणीय, non-renewable। बिल्कुल सही है। हाँ, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल गैस है। ओके सर, थैंक यू। बोलिए क्या करेंगे कोमल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। नेचुरल गैस, डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है सर ने। ओके कोमल, जैसे कि आपने कहा आपकी पैदाइश वगैरह जो थी वो गुजरात में हुई और आप क्योंकि पिताश्री का ट्रांसफर हो गया तो आप राजस्थान जोधपुर में हैं। तो मौसम जो है आजकल गरबे का है, जोधपुर में गरबा खेलती है कि नहीं? सर गरबा तो गुजरातियों के लिए ऐसा है कि गुजराती लोग गरबा का नाम सुन के जाते हैं। जी बिल्कुल, सर आप तो मैंने भी बोलते हैं। देखा है, खेला है, खेला है सर? कई बार। जी जी। सर मैंने तो नहीं देखा। हाँ, देखा नहीं आपने, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि इसको तो गरबा करना आता ही नहीं है। जोधपुर में होता है कि नहीं? हाँ सर होता है। सार्वजनिक रूप से होता है, सब भीड़ भाड़ में? हाँ सर होता है, सार्वजनिक रूप से भी होता है। हम लोग भी जाते हैं खेलने के लिए। और ऐसा है कि सर आप गरबा का म्यूजिक चला दो सर, हम तो कहीं भी स्टार्ट हो सकते हैं सर। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पढ़ रही होती हूँ और मुझे लगता है कि अब तो बोर हो गई, अब नहीं पढ़ना, तो कभी कभी रूम बंद करके कोई ना देख रहा हो, कान में ईयरफोन लगा लिए और मैं अपनी गरबा करती रहती हूँ। फिर मम्मी आते हैं कभी कभी देखने के लिए, मम्मी कहती है ये पागल हो जाएगी किसी दिन गरबा के पीछे। कोई बात नहीं, नवरात्रि का अवसर ही ऐसा है जहां पर सब लोग गरबा करते हैं, नाचते हैं, खुशियां मनाते हैं। ओके कोमल, अब आ रहा है पांचवा प्रश्न आपके सामने, खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपके सामने ये रहा। चित्र में इस लड़की ने जो पोशाक पहना है वे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पारंपरिक पोशाक है? The girl in this picture is wearing a dress traditional to which state or union territory? आपको हम एक छवि दिखाते हैं, ये है छवि वो। देख लिया? बड़ी जल्दी वहां से आपने अपनी नजर हटा ली। कितनी क्यूट है बेचारी, है ना? ओके। आपके जैसी सर। और सर आप क्यूट हैं। सब आपको हैंडसम बोलते हैं सर, आप क्यूट हैं। हाँ सर, हमने ट्विटर पे आपका फोटो देखा था सर, आपने ऐसे 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 किया था, वो बहुत क्यूट लग रहे हैं सर आप। आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं कोमल जी, अपनी बातें जो है हम नहीं सुनना चाहते हैं, आप विकल्प सुनिए। ए पंजाब, बी राजस्थान, सी जम्मू एंड कश्मीर या डी महाराष्ट्र? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। सी जम्मू एंड कश्मीर कह रही है कोमल जी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब है आपका। पहला पड़ाव कोमल आपने पास कर लिया है। ओके, इस क्षेत्र की पारंपरिक वेशभूषा को फेरन के नाम से जाना जाता है। महिलाएं फेरन को सलवार या चूड़ीदार के साथ पहनती हैं और इसे जरी की कढ़ाई से सजाया जाता है, फेरन। ओके, आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आएगा छठा प्रश्न 20,000 रुपए का और वक्त मिलेगा आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सीता को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता था? नहीं जाना जाता। According to ancient Hindu scriptures, by which of the following names was Sita not known? A. मैथिली, B. जानकी, C. वैदेही या D. सुनैना? सर आई थिंक सुनैना होना चाहिए। हाँ मैंने सुना है मिथिला से थी
थी वो तो मैथिली थी। जनक की पुत्री जानकी, वैदेही भी उनको कहते हैं। सुनैना। जी सर। डी सुनैना को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाने को कह रहे हैं कोमल जी, लगाइए। क्यों ऐसे किया? सर मैं श्योर हूँ, फिर भी आप सर कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, कभी कभी नहीं, आपने जिस तरह से अनुमान लगाया वो बिल्कुल सही था। ये एकदम सही उत्तर है आपका। बहुत ही होशियारी के साथ आप खेल रहे हैं। सीता जी को मैथिली, जानकी और वैदेही के नाम से जाना जाता है। सुनैना मिथिला के राजा जनक की पत्नी तथा सीता और उर्मिला की माता का नाम है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं कोमल जी। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस फिल्म का है? एक वीडियो दिखाया जाएगा। बहुत जोर जोर से आप बोल रही थी कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को आप बहुत चाहती हैं और हर एक चीज को आपने देखा है। बहुत कम उम्र में हमने देखा कि आप बन ठन करके बैठी हुई थी वहां। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। इन विच फिल्म डिड दिस सॉन्ग फीचर? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए जंगली, बी कमांडो 3, सी मर जावा या डी बादशाह हो। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी कमांडो 3। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। कॉन्फिडेंट है? जी सर। बी कमांडो 3 पे ताला लगाया जाए। देखी थी आपने ये फिल्म? नहीं सर, ये गाना काफी फेमस हुआ था। काफी प्रचलित। बच्चे लोग ये बहुत गाना गाते हैं। मेरा भाई भी ये गाना गाता रहता है। आप अपने आप को बच्ची नहीं समझती हैं? सर मैं हूँ, वैसे सब लोग धोखा खा जाते हैं कि मैं बच्ची हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। सही जवाब दिया है आपने, वाह क्या बात है। गाना सुना था कहीं? नहीं सर, ये मूवी का मैंने ट्रेलर, ऐसे हर मूवी तो नहीं देख पाते, पापा नहीं भेजते सर, जाना नहीं देते हैं सर। आप बोलिए ना कि बॉलीवुड मूवी देखने। भाई साहब सुन रहे हैं ना आप अपनी बेटी को? अब इतनी छूट दे दी है आपने इनको, तो ये भी छूट दे दीजिए। दे देंगे। क्या है, आप इनको छूट दीजिएगा तो हमारा फायदा होगा ना। हमारी पिक्चर भी देखेंगी। ओके कोमल, बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। रेडी कोमल? 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। धर्मवीर भारती का कौन सा उपन्यास एक युवा छात्र चंदर के बारे में है जिसे अपने कॉलेज के प्रोफेसर की बेटी सुधा से प्यार हो जाता है? Which novel by Dharamveer Bharti is about a young student Chandar who falls in love with Sudha, the daughter of his college professor? A. गुनाहों का देवता, बी सूरज का 7वां घोड़ा, सी 11 सपनों का देश, डी प्रारंभ व समापन। सर कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है? नहीं सर। सोच लीजिए एक बार। उनके कॉलेज के प्रोफेसर की बेटी से उनका स्नेह हो जाता है, प्यार हो जाता है। नो सर, लाइफ नहीं? लाइन। ऑलराइट, शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। एक और लाइफ लाइन लेंगी कोमल। आपके पास 3 बची हुई हैं। 50-50 फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। कौन सी लेंगी? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ऑलराइट। अंकित किया जाए इसे कंप्यूटर जी। अब कोमल, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा, लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। ऑप्शन डी प्रारंभ व समापन। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। जी नहीं, ये गलत है। गुनाहों का देवता सही उत्तर है। इज अ क्लासिक ऑफ हिंदी लिटरेचर। इट इज सेट इन इलाहाबाद ऑफ द 1940s। चंदर और सुधा मुख्य भूमिका में है। और थोड़ी सी व्यक्तिगत बात भी बता देता हूं मैं आपको। इस नॉवल की जो कहानी है उसके ऊपर एक फिल्म बनने वाली थी जिसमें जया और मैंने काम किया। अरे उसका नाम था चंदर और सुधा। वो फिल्म कभी पूरी हुई नहीं दुर्भाग्यवश, लेकिन शुरुआत के दिनों में हमने काफ़ी उसकी शूटिंग भी की। हम इलाहाबाद भी गए जहाँ से हमारी पैदाइश है, वहाँ पर हमने शूटिंग भी की थी।
चौक में साइकिल पे चले जा रहे हैं और वहाँ पर, लेकिन दुर्भाग्यवश वो फिल्म बन नहीं पाई। ओके, गुनाहों का देवता। अब इस प्रश्न को हटा दिया जाएगा। हमारे पास 11 विषयों की सूची है और हमने आपसे कहा था कि किसी एक को चुने। किसे चुना आपने? करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। ओके, ये काफी गंभीर विषय है। चलिए देखते हैं। ओके कंप्यूटर जी, इस प्रश्न को हटा दीजिए और करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स पर एक नया प्रश्न कोमल जी के सामने पेश किया जाए। कमला हैरिस किस देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर नामांकित होने वाली भारतीय मूल की पहली राजनेता हैं? Kamala Harris is the first politician of Indian descent to be a nominated candidate for vice president of which country? A. Australia. B. United States. C. Japan. Or is it D. Canada? सर कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। बी पर ताला लगाया जाए। क्यों ऐसा सोचा आपने? कहीं पढ़ा था आपने, देखा था? सर इंडिया की है तो इनका तो पता ही होगा ना। अच्छा, क्योंकि इंडिया के इतना पता ही होगा आपको। सही जवाब है आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, कमला हैरिस एक अमेरिकी राजनेता हैं जिन्हें 2016 में अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट के रूप में चुना गया था। वो अमेरिकी सेनेटर के रूप में सेवा देने वाली भारतीय मूल की पहली राजनेता थी। 2020 में होने वाले चुनाव में वो उपराष्ट्रपति के लिए नामांकित हैं। ओके, कोमल आगे बढ़ते हैं। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। नवा प्रश्न है। 2 लाइफलाइन चली गई, घबराइएगा मत बिल्कुल। आत्मनिर्भरता जो है वो आपके अंदर भरी हुई है। उसी आत्मनिर्भरता के साथ इस नवे प्रश्न को देखिए, अच्छी तरह से उत्तर दीजिए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। सबसे युवा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने इनमें से किस विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पूरी की है? Malala Yousafzai, the youngest Nobel Peace Prize winner, has graduated from which of these universities? Option सुनिए। A. Harvard. B. Princeton. C. Oxford. D. Cambridge. सर इनका फोटो देखा था मैंने, हाल ही में इन्होंने डिग्री पूरी की है। हार्वर्ड। क्या चल रहा है मन में आपके? सर कंफ्यूजन है हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के बीच में। 15 सेकंड बचे हैं और आपके पास 2 लाइफलाइन है। आप चाहें तो सर ले- एक लाइफलाइन। शांत हो जाएं, चल पड़िए। एक और लाइफलाइन लेंगी कोमल जी। कौन सी? 50-50 है और 50-50। ऑलराइट, 50-50 को अंकित किया जाए कबीर जी। अब कोमल, जैसा कि आप जानते हैं, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, ऑक्सफोर्ड। श्योर है? जी। ताला लगा दिया जाए। जी सी पे लगाइए ताला कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वाह, बधाई हो आपको कोमल। कुछ साल पहले तालिबानियों की गोलियों का निशाना बनने वाली मलाला ने राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है। 2014 में मलाला को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में। बिल्कुल सही जवाब। अब आ गया है आपका खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। चांस मत लीजिएगा यहां पर। इधर आपने चांस लिया, हो गया गलत, तो जैसे हमने आपको पहले समझाया था कि नीचे गिर जाइएगा आप 10,000 पे। एक लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी है आपके पास।
10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्रिकेटर को पहचानिए जो इस घटना के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको एक ऑडियो सुनाएंगे। Which cricketer can be heard narrating this incident in his audio clip? ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। हम हैदराबाद अंडर 16 का मैच खेलने गए। हमें भज्जी ट्रेन से उतरे, ट्रेन रुकी और भज्जी ने मुझे बोला जैसे ट्रेन चलेगी मैं धीरे धीरे ट्रेन के साथ भागूंगा। स्टैमिना इनका बहुत था पर इनकी पेस कुछ इतनी फास्ट नहीं थी। ट्रेन शुरू हुई और ट्रेन भागी और भज्जी फिसल गए। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, ये रहे आपके ऑप्शंस। ए युवराज सिंह, बी MS धोनी, सी गौतम गंभीर या डी शिखर धवन। MS धोनी नहीं है, गौतम गंभीर नहीं है, इन दोनों की आवाज़ अच्छे से पहचानती हूँ मैं। युवराज सिंह लग रहा है, शिखर धवन को भी मैंने सुना है, उनकी आवाज़ बड़ी रॉबीली है। क्या करेंगी? प्लीज लॉक ए युवराज सिंह। बहुत सोच समझ के कोमल कह रहे हैं कंप्यूटर जी ये युवराज सिंह पे ताला लगाया जाए। हंस भी रही हैं, हाथ भी जोड़ रही हैं। सही जगह हाथ जोड़ा आपने, बिल्कुल सही उत्तर आपका। वाह, 3,20,000 रुपए जीत गए आप कोमल जी। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। और ये चेक आ रहा है, बहुत बड़ा सौभाग्य मेरा, ये चेक आपको साइन करके दे रहा हूं मैं। $3,20,000 रुपए का चेक। ये बाद में दूंगा मैं आपको, अभी यहां रख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप और ऊपर जाएं। ठीक है? युवराज सिंह इज अ फॉर्मर क्रिकेटर। फॉर्मर तो नहीं कहना चाहिए, कभी भी वो खेलते रहते हैं और अभी भी खेल रहे हैं आजकल। He is narrating one of the incidents with his fellow cricketer Harbhajan Singh from their struggling days. The narrated incident happened in the year 1996-97 when both players were part of the under 16 team. Okay. कोमल बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। 3,20 आपने जीत लिए हैं। निश्चित रूप से आज आप 3,20,000 रुपए ले जाइएगा घर। कोमल जी अब यहाँ पर कुछ चीजें और सुन लीजिए। एक तो चल पड़ी जी शांत हो जाएंगे, समय मिलेगा आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और यहां हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। यह हमारा जैकपॉट प्रश्न होता है। अब आपके सामने 11वां प्रश्न रखने जा रहा हूं, यह है 6,40,000 रुपए का। इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर, क्योंकि यहां आप ऐसी स्थिति पे हैं जहां आप कुछ खोइएगा नहीं। तो 6,40,000 रुपए, 11वां प्रश्न कोमल आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसिफ अली ने किस आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया था? At an event during which movement during the freedom struggle did Aruna Asif Ali hoist the Indian independence flag at Gwalior Tank Maidan in Bombay? तब बॉम्बे था, बाद में मुंबई बना। A. Non-cooperation movement. B. Civil disobedience movement. C. खेड़ा सत्याग्रह. D. Quit India movement. असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन? समय ले लीजिए, बहुत सोच लीजिए इसके बारे में। कहीं ना कहीं आपने इसको पढ़ा होगा अपने शिक्षा प्राप्त करने के दौरान। ये देश संबंधी बातें हैं।
आइडिया सर, सारे मूवमेंट और इनके बारे में सुना है बट मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ओके, आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है, चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते जी हैं। सर, करेंगी? मैं उसका Alright. यूज करूँगी। कमेटी जी, कोमल जी के पास इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। वो अपनी आखिरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट उपयोग करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। तो कंप्यूटर जी, इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से संपर्क किया जाए। शरद विवेक सागर जी, एक बार फिर प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं कोमल जी और आपसे उत्तर मांग रही हैं। ये प्रश्न मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इसके 4 विकल्प हैं और जैसे ही वो विकल्प पढ़ना शुरू करूंगा, घड़ी चल पड़ेगी। 60 सेकंड मिलेंगे केवल आपको उत्तर देने के लिए। ठीक है शरद जी? बिल्कुल। ऑलराइट, प्रश्न पढ़ता हूं मैं आपके सामने। स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसिफ अली ने किस आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया था? अब आपके सामने विकल्प पढ़ता हूं और 60 सेकंड चल पड़ेंगे। ये रहे विकल्प। ए, असहयोग आंदोलन। बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी, खेड़ा सत्याग्रह। डी, भारत छोड़ो आंदोलन। क्योंकि ये घटना क्विट इंडिया मूवमेंट की है और सारे सीनियर लीडर्स को जब अरेस्ट कर लिया गया था तो अरुणा आसिफ अली ने अगले दिन खुद प्रिसाइड ओवर किया और फ्लैग होइस्टिंग की। वो आपकी तरह ही एक रोल मॉडल थी। दी क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 को उन्होंने ये फ्लैग होइस्टिंग किया। 8 अगस्त को हमारे सारे लीडर्स अरेस्ट हुए। वो आपकी तरह एक रोल मॉडल थे। आप डी के साथ जाइए। ठीक है सर, इसमें पूछने का कोई सवाल ही नहीं है, आप पे पूरा भरोसा है। क्या करेंगी? इनके साथ जाना चाहूंगी। डी, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। शरद जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। धन्यवाद दे दीजिए उनको। थैंक यू सर। सारी कुछ बातें तो उन्होंने बता दी थी, अब आपको और समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे, उस वक्त अरुणा आसिफ अली ने आंदोलन का मोर्चा संभाला और बॉम्बे से ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का झंडा फहराया था। बिल्कुल सही जवाब दिया है। सर एक रिक्वेस्ट करूं? हाँ जी। सर मेरे सारे फैमिली वालों को हाई कर दीजिए, वरना वो लोग मुझे घर से बाहर अच्छा, आपका चेहरा इतना निराश क्यों है? मेरे हंस करके बोल दीजिए हमको। सर वो सबने पहले से फोन करके धमकियां दे दी कि तुम अमित सर के सामने मेरा नाम लेना, बिल्कुल लेना, वरना तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। सर ब्लैकमेल किया मुझे पहले से। कितने लोग हैं बताइए? सर सबको बोल दीजिए। अच्छा, सबको? जितने भी लोग हैं फ्रेंड जो कोमल की जान पहचान के हैं, परिवार के हैं, अगल बगल घर में जो भी रहते हैं, जब भी ये सड़क पे निकलती हैं, जिनको ये हाथ वाथ हिलाती हैं, इनके क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने इनकी जो शिक्षा ले रही हैं, जहाँ से इनकी सोच को बदल, सबको नमस्कार। 1942 में हमारी पैदाइश हुई, मालूम है? अक्टूबर 1942। बहुत से लोग के मन में ऐसी विचार है कि हमारा नाम जो है पहले इनकलाब होने वाला था, बाद में अमिताभ हुआ। तो लोगों ने बहुत जगह प्रचार किया उसका और लिख दिया इधर उधर सब जगह, सोशल मीडिया पे इधर उधर जितना भी है, कि आपका तो नाम इनकलाब होने वाला था, फिर बदल क्यों दिया आपने? तो उसके पीछे एक छोटी सी कथा है, वो हम बताते हैं आपको। ये जो 1942 आंदोलन हुआ तो इलाहाबाद के शहर में चौक जो है, मोहल्ला जैसा, वहाँ पर जहाँ बाजार आजार है, वहाँ एक जुलूस निकाला जा रहा था। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज भारत छोड़ो, ये सब हो रहा था। माता जी गर्भवती थी मुझे लेकर के, और 8वें महीने में थी, और वो डंडा वंडा ले करके और चौक में पहुंच गई जुलूस में शामिल होने के लिए। घर पे जब जितने मर्द थे, बाबूजी आए, उनके मित्र आए, कहाँ है? तो बोला सर वो तो चली गई हैं जुलूस में। ये लोग सब बहुत नाराज़ हो गए, दौड़े पीछे और जा करके उनको पकड़ के ला, कहा क्या तुम पागल हो गई हो? 8वें महीने से गर्भवती यहाँ जुलूस में निकली हो? उनको पकड़ करके घर लाए। तो एक जो सज्जन थे उन्होंने कहा, भाई साहब एक बात बोलूं, इनके अगर बेटा हुआ तो इनका नाम इनकलाब रख दीजिएगा। तो तब से ये बात चली आ रही है। लेकिन बाद में सुमित्रानंदन पंत, जो कि बहुत ही महान कवि, उन्होंने मुझे देखा और मेरा नाम रखा। ये छोटी सी एक कथा है इसके पीछे। ऑलराइट कोमल जी, आगे बढ़ते हैं। यह है 12वां प्रश्न।
मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। तैयार है? अगला प्रश्न 12,50,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आर्कटिक क्षेत्र में तापमान मापने के लिए किस तरह के थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? What kind of thermometer is used to measure temperatures in the Arctic region? विकल्प रखता हूं आपके सामने, बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा कोमल जी। ए मर्क्यूरी, बी अल्कोहल, सी इंफ्रारेड, डी लिक्विड क्रिस्टल। साइंस की स्टूडेंट रही हैं आप कोमल जी, अनुमान लगाइए जैसे आप अन्य विकल्पों को सोच रही थी और उत्तर दे रही थी आप। सोच लीजिए, समय आपके पास। अब जो है, अगर उत्तर सही नहीं हुआ तो आप 6:40 में से निकल जाएंगे और 3:20 पर आ जाएंगे। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। निश्चित हो तो ही उत्तर दीजिएगा, वरना आप क्विट कर सकते हैं। 6:40 आप जीत रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये क्या हो सकता है? सर अल्कोहल लग रहा है। सी इंफ्रारेड तो कुछ और था, पढ़ा था मैंने, बट अल्कोहल लग रहा है। जो आपने शिक्षा प्राप्त की है उसके आधार पर अगर आपको लगे कि ये सही उत्तर है, बताइए, हम उसे ताला लगा देंगे। सर प्लीज लॉक बी अल्कोहल। फाइनल उत्तर? जी सर। बहुत ही सोच समझकर और बहुत समय लेने के बाद कोमल कह रही हैं कंप्यूटर जी की बी अल्कोहल पे ताला लगाया जाए। ऐसा क्यों लगा आपको कोमल की बी होना चाहिए? सर सुना है कि अल्कोहल लो टेम्परेचर में जमता नहीं, ऐसा कुछ होता है सर। आपको मालूम है कि आपके जीवन में 6,40,000 रुपए क्या महत्व रखते हैं? हाथ हटाइए। सही उत्तर है ये। सर ऐसा फील करवा देते हैं कि गलत बिल्कुल लग गया था कि अब तो गलत ही है। 3:20 पे आ गए। अल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग बहुत ठंडे क्षेत्रों में पारा थर्मामीटर के बदले किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल में पारा की तुलना में हिमांक कम होता है। किसी फ्रीजर के अंदर तापमान को मापने के लिए भी अल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है। आपने सही अनुमान लगाया। अब उसी तरह आगे भी बढ़ना है हमें। कोई लाइफलाइन नहीं है कोमल आपके पास। 13वां प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। कोमल, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का कोड नेम क्या था? During the Kargil War of 1999, what was the code name of the operation run by the Indian Navy? A. Operation Talwar. B. Operation Qatar. C. Operation Kirpan. या D. Operation ढाल. समय है आपके पास, इत्मीनान से सोचिए. निश्चित हो तो ही खेलिएगा. कोई लाइफलाइन नहीं है. सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 3-20 लाख. पढ़ा है सर कारगिल युद्ध के बारे में. अभी वर्षगांठ भी थी थोड़े दिन पहले, बट भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कोई आइडिया नहीं है. सर नहीं, मैं अब रिस्क नहीं लूंगी. मैं क्लियर हूँ और मैं क्विट करना चाहूंगी. अंतिम निर्णय आपका? जी सर. क्विट करेंगे आप? जी सर. कैमरे महाशय, कोमल जी खेल को क्विट करना चाह रहे हैं. हम अनुमति देते हैं आपको कि आप खेल क्विट करें. बहुत बहुत बधाई आपको कोमल. आप 12,50,000 रुपए जीत गई हैं और इस धनराशि को न केवल आप खुश होंगे बल्कि आपके घर वाले भी बहुत प्रसन्न होंगे. ये हम एक ऐप द्वारा आपके अकाउंट में डाल देंगे. यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और 12,50,000 आ गया, जी. छप गया, कंफर्म किया और ये शीघ्र से शीघ्र आपके अकाउंट में पहुंच गया. पिताजी आपके बहुत जोर से ताली बजा रहे हैं. बहुत बहुत बधाई आपको. धन्यवाद. बेटी ने अपना नाम रोशन किया है और परिवार का नाम रोशन किया है. और मैं ऐसा मानता हूं जितनी भी बेटियां आज देख रही होंगे कार्यक्रम, उन सब का मान सम्मान कोमल आपने ऊंचा चढ़ा दिया एकदम. ओके, अब आपको बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है. हमें दर्शकों को बताना होगा ना कोमल. किसी एक को गेस कीजिए. ऐसे ही गेस करना है ना. हाँ. सी ऑपरेशन किरपान. सी ऑपरेशन किरपान पे ताला लगाया जाए. ये गलत होता. सही उत्तर है ऑपरेशन तलवार. कहीं ध्यान गया था आपका उधर? नहीं, कोई आइडिया नहीं था. कोई आइडिया नहीं था. ऑलराइट. दो द इंडियन नेवीज कंट्रीब्यूशन वाज लेस विजिबल, ज्यादातर योगदान उनका देखा नहीं गया था. इट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण था. द नेवी डिप्लॉयड पेट्रोल शिप्स नियर गुजरात एंड कॉम्बैट शिप्स वर केप्ट रेडी टू डिटर पाकिस्तान फ्रॉम ओपनिंग एनी फ्रंट इन द सीज. गुजरात में जाकर के उन्होंने अपने जहाज़ों को लगा दिया था कि अगर पाकिस्तान गुजरात के पास से अगर कोई हमला या दूसरा फ्रंट खोलना चाहे तो ये लोग तैयार रहेंगे. ऑपरेशन विजय आर्मी का था कोड. ऑपरेशन सफेद सागर वाज एयरफोर्स एंड ऑपरेशन तलवार नहीं. वाज फॉर द नेवी. बहुत बहुत बधाई आपको कोमल. आप 12,50,000 रुपए जीत कर जा रही हैं यहाँ से. लेकिन आपकी बातों से, आपकी सोच, उससे हम सब बहुत प्रभावित है. इसी तरह आप समाज में देश की बेटियों के प्रति आपकी धारणा प्रबल हो. बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू. कोमल जी 12,50,000 रुपए जीत कर गई यहाँ से. कितने प्यारे ढंग से इन्होंने खेल खेला. इनके विचार कितने अच्छे और कितने प्रभावशाली. इसी तरह की बच्चियां हमारे देश में और पैदा हों और इसी तरह की धारणा जो है उनके मन से समाज के लिए निकले. तो देवेंद्र संजो, समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का. कंटेस्टेंट्स आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. वहां पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न. रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इन शब्दों को इस क्रम में सजाएं कि ये आयुष्मान खुराना अभिनीत एक फिल्म का शीर्षक बन जाए.
arrange these words from the title of a film starring Ayushmann Khurrana in the correct order. Ready contestants? आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ज्यादा, बी मंगल, सी शुभ, डी सावधान। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी शुभ, फिर आता है बी मंगल, फिर आता है ए ज्यादा और अंत में डी सावधान। शुभ, मंगल, ज्यादा, सावधान, ये था आयुष्मान खुराना जी के फिल्म का शीर्षक। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। ये रहे उनके नाम। दो को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब कुमार, कृष्ण, मोहन। भाई साहब प्रणाम करता हूं आपको। कुमार जी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई साहब आप सिवान से हैं। जी सर। शहर के बारे में कुछ बताइए। सर सिवान जिला जो है वो बिहार राज्य में आता है और जो कि हमारे भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जी, उनका जन्म स्थान है। जन्म स्थान है जीरादेई। और मैं वहीं के एक छोटे से गांव रतनपुरा से आता हूँ। और अभी आजकल आप दिल्ली में हैं, कहाँ हैं? मैं फिलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ। जी, जी। और जो मैं काम कर रहा हूँ अभी नोएडा में कर रहा हूँ। कोविड के ज़माने में काफ़ी कष्ट हुआ होगा आपको। सर कोविड जब शुरू हुआ तो उससे थोड़े पहले मैं अपने ऑफिस शिफ्ट हो गया था, क्योंकि जो हमारा ऑफिस है वो रेजिडेंशियल है। मैं एक यूनिवर्सिटी के लिए काम करता हूँ, तो वो रेजिडेंशियल है। तो मुझे बताया गया कि आपका काम हमेशा रहता है यहाँ पे, तो आप दिल्ली से कैसे रोज़ आ जाया करेंगे, तो आप यहीं पे शिफ्ट हो जाइए। तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो जो बहुत सारी चीज़ें हुई कोविड के दौर में, एक तो मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगा। जी जी। बहुत दिनों से मैंने हेयर कट्स नहीं कराए थे। बहुत लोगों ने नहीं किया था। पहचाने भी नहीं गए, बाद में देखा तो एक दो महीने बाद। तो मैंने कहा, दोस्तों से कहा कि सारे सलून्स बंद हैं, आप ही हेल्प कर दीजिए हमारी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर हमने ट्रिमर्स ऑर्डर करे क्योंकि कुछ था नहीं। फिर मैंने एक फ्रेंड को बिठाया, उन्होंने ट्रिम करना शुरू किया। कभी इधर ज़्यादा होता था, फिर उसको बैलेंस करने के लिए इधर करना पड़ता था। तो बैलेंस के चक्कर में मतलब वो शेप इतनी ख़राब हो गई। उसके बाद मुझे ऑडिशंस देने थे केबीसी के, तो मैंने कहा कि अब ये कैसे जाएंगे हम ऑडिशंस में ऑनलाइन। जी जी जी। फिर मुझे खुद से उस तरह लेके वो सारा क्लीन करना पड़ा। तो एक ये रोचक वाकया था। बाकी जो कोविड का जो इम्पैक्ट था मेरे लिए, वहाँ पे मुझे उतना महसूस नहीं हुआ, क्योंकि सारी चीज़ें जो थी वो इन हाउस थी वहाँ पे। तो हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। तो 3-4 महीने तक हम पूरे कैंपस से बाहर ही नहीं गए। ये जब बाल काटा तो एकदम गंज, बुरागंज सर। अब धीरे धीरे सब आ गए हैं वापस। हाँ सर, अब फिलहाल आ रहे हैं। अच्छा है। ऑलराइट। कुमार कृष्ण जी, आप यहाँ कंपेनियन के रूप में अपनी माताश्री को लाए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ अदा जी, और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? प्रतिभा कुमारी। प्रतिभा कुमारी, ओके। प्रतिभा जी, एक बार फिर आपको हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका। रूल्स तो समझाने की आपको जरूरत नहीं, आपको पता ही होंगे। इसी के साथ गेम को शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कुमार कृष्ण जी। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2019 की हिंदी कॉमेडी फिल्म उजड़ा चमन किस बारे में है? What is the 2019 हिंदी कॉमेडी फिल्म उजड़ा चमन about? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, a balding bachelor, B, a surgical strike, C, a stock market crash, या D, a famine। पहला है गंजेपन का शिकार एक बैचलर, दूसरा है सर्जिकल स्ट्राइक, सी है शेयर बाजार का गिरना, और अंत में है डी, अकाल। सर ए, गंजेपन का शिकार एक बैचलर, लॉक किया जाए। गंजेपन का शिकार एक बैचलर, इस पे ताला लगाया जाए। ए बिल्कुल सही जवाब दिया है। और ये केवल संयोग है कि ये जो प्रश्न आया पहला वो गंजेपन पे था। अच्छा, हम आपके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल संयोग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल संयोग का दिन है सर आज। हाँ, बिल्कुल नहीं है, ये तो हो जाती है, कभी कभी गड़बड़ियां हो जाती हैं। बहरहाल कुमार कृष्ण जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है।
दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत कम शब्दों या संक्षेप में गहरी बात कह देने के लिए प्रयोग होने वाले मुहावरे में किसमें सागर भरने की बात की जाती है? Which of these is used in the idiom dash में सागर, which means to convey something meaningful using very few words? A. लोटा, B. बाल्टी, C. गागर या D. कठौती? सर सी गागर। गागर। ताला लगा दें? ताला लगा। सी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 3000 रुपए। कुमार कृष्ण जी, अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से क्या एक द्वि-आयामी आकृति है? Which among the following is a two-dimensional shape? A. Cube, B. Sphere, C. Cone, D. Rhombus. A. घन, B. गोला, C. शंकु, D. समचतुर्भुज। ग्राफिक करते हैं आप, सोचा होगा आपने। सर न पता हो तो लाइफलाइन ले सकते हैं। 50-50 सर। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कुमार कृष्ण जी। 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसे अंकित किया जाए। अब इस लाइफलाइन की वजह से 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचा है क्यूब और रोम्बस। जल्दी बोलिए। सर ए। ए क्यूब। यस सर। ताल लगा दे। क्यूब पे ताल लगाइए। भाई साहब, ये गलत उत्तर हो गया। रोम्बस इज द राइट आंसर। रोम्बस जो है वो एक क्वाड्रिलैटरल वस्तु है, डायमेंशन 4 साइड्स ऑफ द सेम लेंथ। ओहो, कोई बात नहीं। और ओहो, समय समाप्त की घोषणा भी हो गई है कुमार कृष्ण जी। तो आज का खेल हमें यही समाप्त करना पड़ेगा कुमार मोहन जी। कोई बात नहीं, आपसे मिलके, आपकी बातें सुनकर हमें अच्छा लगा। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप और आगे जाएंगे। मैं भी यही कोशिश कर रहा था सर, लेकिन ये क्वेश्चंस धड़ा आ गए। हाँ, थोड़ा कोई या बात तो समझने में गलती हो गई या फिर कोई बात नहीं। ऑलराइट, कुमार कृष्ण जी, आपसे हम विदाई लेंगे क्योंकि आप यहाँ से आज कुछ जीत कर नहीं जा रहे हैं। एक बार हम चाहते हैं कि तालियों के साथ इनका अभिनंदन हो। प्रणाम सर। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्त हो गया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवरात्रि शुरू होने वाली है। वैसे तो देखिए, हर साल नवरात्रि के इन 9 दिनों में देश भर में जश्न का माहौल रहता है, लेकिन खेद है कि कोविड-19 के चलते ये जश्न इस बार घर परिवार तक ही सीमित रहेगा। परंतु आपसे आग्रह है कि अपनी खुशियों को सीमित मत रखिएगा। बड़े पैमाने में ना सही, छोटे पैमाने में ही त्यौहार मनाइए और देवी माँ से प्रार्थना कीजिए कि अगले साल हम सब मिलकर दुगने जोश के साथ नवरात्रि को मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मास्क लगाए रखिएगा और दूरी बनाए रखिएगा। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।